ये हमारा दूसरा बेसिक क्लास है। तो पिछली क्लास में हमने जो भी छोड़ा था हम उसको आगे लेके बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। किसके बारे में? फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारा जो भी है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव्ड। ठीक है, दूसरा होता है डिराइव। तो हमने अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फंडामेंटल, दूसरा डिराइव। आइए समझते हैं सबसे पहले फंडामेंटल क्या होता है। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती अपनी मेजरमेंट के लिए। तो याद रखिएगा, अपनी मेजरमेंट के लिए एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट ना हो वो कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएगी। ये फॉर देयर मेजरमेंट लिख लीजिए, फॉर देयर मेजरमेंट। ठीक है, तो अपनी मेजरमेंट के लिए वो कभी भी दूसरी किसी भी क्वांटिटी पर, फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। वो क्या कहलाती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जो कभी भी अपने मेजरमेंट के लिए दूसरी किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, मास, लेंथ, टाइम। अगर आप मास का यूनिट लिखेंगे तो वो होता है केजी, लेंथ का लिखते हैं वो होता है मीटर, और टाइम का जो होता है लिखते हैं सेकंड। ठीक है, तो क्या ये किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है? नहीं, इसमें सिर्फ इसकी अपनी क्वांटिटी है, मास की, लेंथ की, टाइम की, और भी बहुत सारे होते हैं। अच्छा, तो अब सवाल है कि डिराइव क्वांटिटी क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, ऐसी क्वांटिटी, द क्वांटिटी जो हमेशा क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसी क्वांटिटी जो फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड हो और उसी से डिराइव होकर के निकलती हैं, इसीलिए क्या कहते हैं उसे? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो लिखिएगा सिंपल सी, द फिजिकल क्वांटिटीज़ which are derived from fundamental quantities। जो सिंपल सी बात है, अब हम इससे लेकर के कुछ डिराइव करते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए अगर हमें करना हो कुछ केजी है, अच्छा ये मीटर है, ये सेकंड है, मीटर सेकंड को लेकर डिराइव करते हैं कुछ। दो फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं, मीटर और एक लेते हैं सेकंड। तो कुछ ऐसा करते हैं कि आप मीटर को डिवाइड करते हैं सेकंड से, कोई दिक्कत है? तो मीटर अपॉन में सेकंड होती है वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी को कहते हैं मीटर अपॉन में सेकंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो फॉर्मूला कहलाती है v इक्वल टू एस अपॉन में टी। यहाँ पे एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, और टाइम क्या होता है? टाइम तो टाइम ही होता है, टी फॉर टाइम होता है। ठीक है, तो v अपॉन में टी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो आ गया मीटर अपॉन में सेकंड, यानी कि वेलोसिटी क्या है? डिराइव हो रही है इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से, इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से। किससे? मीटर बोले तो यहाँ पर ये लेंथ हो जा रहा है ना हमारा, और टाइम तो टाइम ही है, तो लेंथ और टाइम से हमारा वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? डिराइव हो रहा है। तो एग्जाम्पल समझ में आया? तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं, ETC। फोर्स का एग्जाम्पल तो हमने पिछली क्लास में सिखाई था कि किस तरह से होता है, मास, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा पिछली क्लास में डिस्कस किया है। अगर आपको ये क्लास आपने नहीं देख रखा है पिछले वाला, तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे आगे तो डिस्कस इसको करेंगे। तो आई होप कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो दो मैंने क्लासीफाई किया था, एक को फंडामेंटल, दूसरे को डिराइव में, वो बात क्लियर हो गई हो। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, हैशटैग लगा के लिखेंगे। कहता है कि रूल्स टू बी फॉलोड इन राइटिंग यूनिट्स। अब जो यूनिट्स हमने भी सीखे उनको लिखने के भी अपने एक रूल्स हैं। अगर आप उन रूल से नहीं चलोगे ना तो कुछ का कुछ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि लिखते कैसे हैं, तो आप फोर्स को लिखते हो न्यूटन, बट एक्चुअल ऐसा यूनिट इसकी जो होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप इस तरह से लिखते हो या फिर इसको केजी और ये जो स्लैश का टाइम ये ऐसे करो, अगर इसमें के कैपिटल के स्मॉल क्या होता है, अगर कुछ भी गड़बड़ करते हो तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जो कैपिटल होती है वो केजी के लिए नहीं, वो केल्विन के लिए इस्तेमाल होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, आइए हम अभी आपको समझाते हैं क्यों कैपिटल और स्मॉल का क्या चक्कर है। सब मिटाइए, एक नंबर से शुरू करते हैं। सबसे रूल नंबर 1 लिखते हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है कि जैसे कि अगर कोई भी यूनिट है, मान लीजिए अ यूनिट, सिंपल अ यूनिट, अगर ये यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, किसी पर्सन के नाम पे है, तो इसको हम अपर केस लेटर से स्टार्ट करेंगे, इसके सिंबल को सिर्फ, ठीक है, इसके सिंबल को हमेशा अपर केस लेटर से ही लिखेंगे। सिंबल समझते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि न्यूटन, तो न्यूटन का सिंबल होगा एन और फर्स्ट लेटर का अपर केस लेटर लेंगे, ठीक है, तो अपर केस लेटर हो गया न्यूटन। तो ये इसी चीज़ को समझाता हूँ आपको। चलिए देखिए, मान लीजिए एक यूनिट है, लिख ही देता हूँ अच्छे से, ठीक है, सिंपल समझिए। कहता है कि द सिंबल फॉर यूनिट which is named after a scientist or a person should start with uppercase लेटर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप लेते हैं न्यूटन, न्यूटन का अपर केस लेटर क्या है, एन, तो एन लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जूल, जूल का अपर केस लेटर क्या है, तो लेंगे जे। अच्छा, ले लीजिए पास्कल, क्या लेंगे, पास्कल, पास्कल का अपर केस लेटर क्या है, पी, पर पी के साथ एक छोटा यूनिट मिलेंगे, उसको हम लिखेंगे स्मॉल में, ठीक है, पी है। अच्छा, फिर ले लेते हैं केल्विन, क्या लेंगे, केल्विन, केल्विन का अपर केस लेटर क्या है, के, तो लिखेंगे के। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई यूनिट है, अगर वो किसी साइंटिस्ट पर्सन के नाम पे है, तो उसका अपर केस लेटर हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा, इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे। चलिए रूल नंबर 2 क्या कहता है सुनिए। मान लीजिए कि अगर कोई यूनिट है, ठीक है, द सिंबल फॉर अ यूनिट, अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो क्या करेंगे, द सिंबल फॉर अ यूनिट विच इज़ नॉट नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो सिंपल से बात है, अगर लिखिएगा कि इफ़ अ सिंबल not named after a scientist, चूँकि है, मतलब बहुत सारी दुनिया में यूनिट है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, तो उनके साथ क्या लिखेंगे, साइंटिस्ट स्लैश लेके पर्सन लिख सकते हो। तो लिखिएगा इज, उसको कैसे लिखेंगे, हमेशा लोअर केस में, इज रिटन इन लोअर केस, क्या करेंगे, लोअर केस। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर मीटर है, क्या है, मीटर है, इसका फर्स्ट लेटर क्या, एम, तो इसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल एम, क्या होगा, स्मॉल एम। अच्छा, एक काम करते हैं, सेकंड ले लें, हाँ सेकंड ले लेते हैं, सेकंड, इसका अपर का लेटर क्या है, एस, इसको लिखेंगे स्मॉल में, ठीक है, बस इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। किलोग्राम ले लें, चलिए ले लीजिए, किलो, किलो और ग्राम, किलो कैपिटल, तो इसको लिख देंगे स्मॉल वाले से, के छोटा, छोटा वाला के, ये छोटा वाला के हो गया, और ग्राम का जी तो जी है, तो लो के जी, हमेशा याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए, अब एक ध्यान से सुनिए, ऊपर आते हैं थोड़ा सा। जब मैंने ये बोला आपको न्यूटन के बारे में, जूल के बारे में, पास्कल के बारे में, केल्विन के बारे में, तब ये साइंटिस्टों के नाम थे, कोई यूनिट नहीं था, हमने इनके सिंबल्स को कैपिटल से लिखा था। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डज दिस एन मीन्स, तो इस एन का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे न्यूटन, क्या कहेंगे, न्यूटन। इस जे का क्या मतलब है, आप कहेंगे जूल। इसके का क्या मतलब है, केल्विन, सॉरी, इसके का क्या मतलब है, केल्विन। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ये पर्सन का नाम है यहाँ पर। तीसरा रूल कहता है कि जब आप इन यूनिट्स को एक्सप्रेस करते हो उनके फुल फॉर्म्स में, तब ये हमेशा स्मॉल में लिखे जाते हैं। मतलब कि इसको मैं लिख दूँ कि अगर इन देयर फुल फॉर्म the units should start
with a lowercase लेटर, क्या लोअरकेस लेटर। हाँ, एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से सब कुछ। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि हमने लिया न्यूटन, ठीक है, क्या लिया न्यूटन, क्या लिया न्यूटन। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम न्यूटन को न्यूटन लिखेंगे तो अब ये नाम है, हमने इसका सिंबल दिया है एन, पर जब मैं पूछूं कि इसका फुल फॉर्म बताओ तो आप इसको लिखेंगे न्यूटन। क्या लिखेंगे? न्यूटन। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको कैसे लिखोगे? जूल। क्या लिखोगे? जूल। तो यूनिट क्या है, पर ये नाम है किस साइंटिस्ट का, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जूल। तो हमेशा स्मॉल में लिखोगे। अगर मैं बोलूँ केल्विन, तो ये नाम था, पर इसका इस यूनिट का फुल फॉर्म क्या होगा? केल्विन। तो इसको स्मॉल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? स्मॉल में लिखेंगे। क्लियर है? 3 रूल क्लियर हो गया। अच्छा, चौथा रूल देखिए, आई होप इतनी बात क्लियर हो। पेन चेंज करते हैं यार। देखो, चौथा कहता है कि कभी भी किसी यूनिट को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। प्लूरल समझते हो ना? प्लूरल फॉर्म नहीं लिखेंगे, यूनिट को कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। जैसे कि मान लिया अगर मैं आपको बोलूँ कि 500 मीटर्स हैं, कितना है? 500 मीटर्स हैं, तो आप उसके जो सिंबल हैं उसको कभी भी ऐसे मत लिख दीजिएगा, इसको हमेशा ऐसे लिखिएगा 500 मीटर, ना कि लिख दीजिएगा 500 ms। ये गलत है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 20 kg किलोग्राम्स, तो मान लीजिए मैं आपको बोलूँ 20 किलोग्राम्स, तो आप इसको 20 kg ही लिखना भाई, स्मॉल में 20 kgs मत लिख देना, ये गलत है। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। चलो, रूल नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं कि कभी भी किसी कंपाउंड यूनिट को, कभी भी याद रखिए, कभी भी किसी कंपाउंड यूनिट को जब हम लिखेंगे तो हम उसको डॉट, और या तो डॉट से लिखेंगे या फिर उनको स्पेस देकर लिखेंगे, ठीक है, उन 2 यूनिट्स के बीच में। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, कंपाउंड यूनिट, तो कंपाउंड यूनिट क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए कि कंपाउंड यूनिट क्या होता है। सिंपल सी बात है, कंपाउंड यूनिट तब ऑब्टेन होता है जब हम 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल, 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज़, 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज़, सिंपल है, आसान है, ठीक है। तो आप उसको कैसे लिखेंगे? रिटन बाय पुटिंग a dot or leaving a space between symbols of 2 units। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एग्जांपल के थ्रू समझ जाएंगे। देखिए, मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि आप फोर्स ले लो। क्या ले लो? फोर्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो मास ये होता है, तो मैंने इसका ले लिया केजी और एक्सेलरेशन कर लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप कभी भी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे मत लिखना, ये गलत है। इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो स्मॉल केजी, क्योंकि अभी ऊपर सीखे, और स्पेस दे दो, या फिर ऐसे डॉट लगा करके आप इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये सही है, या फिर केजी स्पेस दे करके मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिखने का मतलब ये है कि बाबू, जब आप इस चीज़ को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इनके यूनिट्स भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो फिर इनको एक साथ लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। या तो आप इस मल्टीप्लिकेशन को इनके यूनिट्स में भी दिखाओ, या फिर इनको अलग अलग लिखो, ठीक है। एक साथ लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता। ये हो गया। अच्छा, और कुछ यूनिट लेने हैं, तो मान लो आप ले लो यूनिट ऑफ, ले लो टॉर्क ले लो। चलो, आप लोगों को, बहुत लोगों को टॉर्क नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, लिखने का तरीका समझ लो क्या होता है, आगे तो पढ़ना ही है। तो न्यूटन और मीटर, देखो, जिज्ञासु बनना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ समय पे ही सीखी जा सकती है। आपको एक क्लास बेसिक चल रहा है, तो बेसिक में जितना हो सके बेसिक पढ़ेंगे। अगर मैं कुछ चीज़ आपको कह रहा हूँ कि अभी इनको सीख लो, बस जानकारी के लिए रखनी है, आगे पढ़ना है तो बस इसको जानकारी के लिए रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, आगे तो सिखा ही दूंगा। अगर आप कभी पौधा लगाओगे, एग्जाम्पल के लिए मान लो आप एक ट्री प्लांट करते हो, क्या करते हो? ट्री प्लांट करते हो, तो
तो उसमें एक ही बार में ज़्यादा पानी पटाने से कल हो के उसमें फ्रूट्स थोड़ी आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे क्या? अरे उसको समय लगेगा ना, अपना टाइम पे ही आएगा। तो आपको भी आपका टाइम आएगा ना, तब आपको ये चीज़ दिखाई जाएंगी, आपको आपके फ्रूट्स मिलेंगे। अभी क्या है कि जो कहा जाए बस उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जो चीज़ पढ़ाया जाए उसमें जिज्ञासा पैदा कीजिए, उससे बाहर अभी पैदा मत कीजिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए तो बेसिक सिखाया जाता है ना। एक बार बेसिक सीख लो, फिर कंफ्यूज होते रहना बैठ के मेरा मतलब जिज्ञासा सुनते रहना, एक ही बात होती है। जब तक कन्फ्यूज़न नहीं है कि जिज्ञासा और बढ़ती नहीं है, कन्फ्यूज़न आती है, जिज्ञासा बढ़ती जाती है और जानने की, ठीक है। तो यूनिट ऑफ टॉर्क होता है न्यूटन, और इस पर देख लिखेंगे मीटर। अब बताओ भाई मैंने कैपिटल में क्यों लिखा, क्योंकि किस साइंटिस्ट के नेम पे है, पर मीटर को स्मॉल में क्यों लिखा, क्योंकि ये उनके साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, स्पेस दे दिया। या फिर आप इसको और न्यूटन डॉट मीटर भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बस सिंपल, ज़्यादा नहीं बताऊँगा इसमें, हो गया यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। फाइनल रूल है रूल नंबर 6, देख लीजिए, सीख लीजिए। अगर कोई कंपाउंड यूनिट है तो उसके डिनोमिनेटर में जो भी होगा हम उसे नेगेटिव पावर्स के साथ लिखते हैं। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कंपाउंड यूनिट विथ अ denominator should be written with negative powers। क्या मतलब है ये समझा देते हैं भाई, क्या मतलब है। तो मान लीजिए आपने एक यूनिट लिया जिसका नाम है एक्सेलरेशन, एक फिजिकल क्वांटिटी लिया, सॉरी एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन हमारा क्या है एक्चुअल में, स्केलर वेक्टर है भाई, पिछली क्लास में डिस्कस तो किया था, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन का यूनिट लिखा जाए तो वो होता है मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, या फिर और मैं आप इसको लिख सकते हो मीटर स्पेस देना है और इसको लिख सकते हो C2। तो क्या डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में है तो हम इसको हमेशा नेगेटिव पावर के साथ लिखेंगे, m छोटा वाला, स्मॉल छोटा, और ऊपर में ये नेगेटिव लगा देंगे, सिंपल सा। एक और एग्जांपल कोई ले लें, डेंसिटी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, डेंसिटी का यूनिट होता है kg अपॉन में मीटर क्यूब। यहाँ से आप इसका फॉर्मूला खुद समझ सकते हो, अगर kg है तो मास तो होगा ही, मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम होगा ही, यानी m अपॉन v। खैर इस बात पे ध्यान ना दीजिए, यहाँ समझिए जो समझाना चाहता हूँ कि kg है, डिनोमिनेटर में क्या है मीटर क्यूब है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, छोटा वाला kg का kg रह जाएगा, और या तो स्पेस दे दो और ऐसे लिख दो नेगेटिव पावर के साथ में, या फिर kg है स्मॉल वाला, ऐसे करो लिख दो, दोनों ही सही है भाई, कोई दिक्कत है? हाँ सही है, दोनों ही सही हैं, आप लिख सकते हो। मतलब ऐसा लिखना तो यही चाहिए, मतलब लिखना तो ये चाहिए, ये ना ही लिखो तो ज़्यादा सही रहता है, ये लिखना चाहिए, ठीक है। इस वाले केस में आप कोशिश करो कि आप ये लिखो, ठीक है। चलो हो गया ख़त्म, ये था। अब एक जो टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, इसके बाद आइए उसको भी सीखते हैं। टॉपिक का नाम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब तक जो यूनिट्स पढ़ा उन्हीं यूनिट्स के सिस्टम्स के बारे में अब पढ़ेंगे कि क्या होता है भाई यूनिट का सिस्टम, बताओ यार आप। देखो आप सबने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ रखा होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, फिर भी मैं एक चर्चा तो करूँगा ही। तो देखिए बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो किसी इस तरह से समझिए, 4 पार्ट में डिवाइड है। पहले वाला जिसका नाम था FPS, क्या नाम था FPS। अब देखो यूनिट्स हैं तो यूनिट्स के साथ हम लेंथ को, मास को और टाइम को लेकर चलते हैं। किसको, लेंथ को, किसको, मास को, किसको, टाइम को। अब ये लेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा ब्रेथ, चौड़ाई कहते हो, हाइट, सब कुछ जिसमें जिसका इसका यूनिट मीटर होता है सब कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है। मास है तो चाहे वो कम मास हो ज़्यादा मास हो आ जाएगा। टाइम होता है, टाइम तो भैया दुनिया में एक सबसे स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी है समझो एक तरह से, जिसका मेजरमेंट तो मेजरमेंट ही है। अभी समझ में आएगा। देखिए FPS सबसे पहले जब दुनिया में यूनिट्स की चर्चा नहीं थी, जब लोगों को यूनिट्स का ज्ञान नहीं था, तब लोग सामान को किस तरह से एक्सचेंज करते थे। लेंथ मीटर टाइम का जब ज्ञान नहीं था, लेंथ मास टाइम का, तो फिर लोग कैसे करते थे। तो उस टाइम एक यूनिट था, एक सिस्टम था जिसका नाम था बार्टर सिस्टम। क्या था, बार्टर सिस्टम जिसका नाम था आदान प्रदान प्रणाली।
आदान प्रदान, सिस्टम बोले तो प्रणाली होता है, तो प्रणाली, ठीक है, आदान प्रदान प्रणाली। इसमें क्या होता था कि भाई अगर आप जैसे कि मान लो ये स्मार्ट बॉय है, इसके पास में कुछ चावल की बोरी है, और एक दूसरा स्मार्ट बॉय है जो कि व्यापारी है, इसके पास में गेहूं की बोरी है, तो ये अपने चावल की बोरी से इसके गेहूं की बोरी को एक्सचेंज कर लेता था, यानी आदान प्रदान किया जाता था। यही था हमारा बार्टर सिस्टम। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करनी है, बस ये समझिएगा जब यूनिट का कोई सिस्टम नहीं था तब लोग इन पे ज़्यादा बार्टर सिस्टम पे ही डिपेंडेंट होते थे। फिर बाद में लोग डेवलप करते गए और सिस्टम ऑफ यूनिट को समझा, फिर उसके सिस्टम को भी समझा और हमारे सामने ये आए। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अपनी समझ से जो सिस्टम लाया वो था FPS सिस्टम। क्या था? FPS सिस्टम में क्या होता था, जैसे मैंने बताया कि लेंथ, मास और टाइम। तो इन्होंने लेंथ को बताया फुट से, किससे बताया? फुट से। मास को बताया पाउंड से, किससे? पाउंड से। और टाइम को बताया सेकंड से, ठीक है, सर फुट पाउंड सेकंड से। यानी उस टाइम वो लोग लेंथ को फुट में मापते थे, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आया यूनिट सिस्टम जो था यूनिट का, वो था CGS। क्या था? CGS सिस्टम था। फिर से अगर मैं इन्हें लेंथ, मास, टाइम के अकॉर्डिंग रखूँ, तब लेंथ को उन्होंने माना किसमें? सेंटीमीटर में। मास को उन्होंने माना ग्राम में, किसमें? ग्राम में। और टाइम को माना, ज़रा ध्यान से पढ़ना, अभी एक सवाल पूछने वाला हूँ आपसे, सेकंड में नीचे आइए। थर्ड वाला जो था, इसका नाम था MKS सिस्टम। फिर से मैं अगर लेंथ, मास, टाइम पे रखूँ इनको, तो इन्होंने लेंथ को अब जो माना था MKS में, अब थोड़ा सा बढ़िया वाला आया। लेंथ को रखा किस में? भाई लेंथ को इन्होंने लेंथ में रख दिया, ठीक है। किस में रखा? मीटर में। किस में रखा? मीटर में। किस में रखा? मीटर में। और अब की बार मास को किस में रखा गया? किलोग्राम में। किस में? किलोग्राम में। और टाइम को किस में रखा गया? सेकंड में। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे चौथे वाला जो है हमारा, जिसको हम कहते हैं SI, इसको अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़रा मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर आप समझे हो तो यहाँ तक। भाई आपने देखा शुरू से कि जब फुट पाउंड सेकंड वाला सिस्टम था, फुट पाउंड सेकंड या फिर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, या फिर हमारा जो था ये मीटर किलोग्राम सेकंड, हर बार हमने लेंथ को, मास को बदला, पहले फुट में, पाउंड में, फिर सेंटीमीटर में, ग्राम में, फिर मीटर में, किलोग्राम में। हर बार लेंथ में का मास को चेंज किया, पर क्या एक भी बार टाइम को चेंज क्यों नहीं किया भाई? क्या एक बार भी टाइम को चेंज किया? हर बार सेकंड, यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड, और जो चौथा ऐसा ही आएगा इसमें भी वही टाइम का सेकंड रहेगा। कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? सोचा? सोचो। क्या ये पढ़ते वक्त ये सवाल दिमाग में आया था? जिनके दिमाग में आया था, बहुत अच्छे बच्चे आपका दिमाग लग रहा है, पर जिनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आया था, अभी आप सोचो और सोचो, क्या ऐसा क्यों नहीं लिया गया? मतलब क्या उन्होंने सोचा और टाइम को नहीं लिया गया? ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो चमत्कार उनके दिमाग में खटका होगा कि भाई ऐसा। चलिए आंसर सुन लीजिए इसका। जब हम यूनिट्स का डेफिनेशन दे रहे थे कि क्या होता है मीटर, क्या होता है किलोग्राम, क्या होता है सेकंड, क्या होता है एम्पियर, उस टाइम पे जो टाइम का डेफिनेशन दिया गया ना, मतलब सेकंड का, वो इस तरह से आया सेकंड का डेफिनेशन कि उन्होंने कहा कि एक सेकंड वो टाइम टेकन है। एक एटम होता, आपने अगर कभी केमिस्ट्री पढ़ रखा होगा तो उसमें उनके एक एटम एलिमेंट है जिसका नाम है सीजियम। क्या नाम है? सीजियम। इसको हम इसका सिंबल, इसको लिखते हैं CS से, मतलब बड़ा C छोटा S 133। ठीक है, तो इसको अपना एक, मतलब सीजियम जो एटम था, एक सेकंड में, एक नंबर लिख रहा हूँ, फ़ोन नंबर नहीं है मेरा वो, ठीक है, 91,926,31,770 टाइम सीजियम एटम का, इस सीजियम जो एलिमेंट है इसका एक एटम एक सेकंड में इतने टाइम्स बार वाइब्रेट किया, एक सेकंड के अंदर में इतने टाइम्स वाइब्रेट किया, और उन्होंने इसी को टाइम मतलब सेकंड मान लिया। कहा कि
फिक्स करो, कहानी यहीं फिक्स करो भाई। और फिर कभी दोबारा इस एटम के जो मतलब इस एलिमेंट के जो एटम्स थे जिसकी वाइब्रेशन को काउंट किया गया था, दोबारा काउंट ही नहीं किया गया, क्योंकि अगली बार जब काउंट होता तो ये 70 वाला जो टर्म है, हो सकता था कि 71, 72, 73 कुछ भी आ जाए, या फिर 67, 68 अंतर आ जाए। तो ये तो माइनर दिक्कत की वजह से, ताकि माइनर दिक्कत ना हो लोगों को, इसलिए एक बार सीजियम एटम के सीजियम एलिमेंट्स को, एटम्स को, वाइब्रेशन को काउंट करा और इसको यहीं पर फिक्स कर दिया सेकंड को। फिर टाइम के साथ कभी न किसी ने छेड़छाड़ की ही नहीं, कहा कि चलो भाई जो हो गया सो हो गया, फाइनल करते हैं इसको, डन डन डन। ठीक है, चलो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। ठीक है, चलो अगर आ गई हो तो हम अपना चौथा वाला ऐसा यूनिट भी कर ही लेते हैं डिस्कस भाई। ऐसा यूनिट्स, ऐसा ही का मतलब होता है, क्या होता है कौन बताएगा? सिस्टम। हालांकि इसको लिखते हैं ऐसे, रुको मैं साफ साफ लिखता हूँ, किताबों में तो ऐसे लिखते हैं, हालांकि आप इसे इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ सकते हैं, बट इसको किताब वाले कुछ इस तरह से लिखेंगे, सिस्टमी, क्या पढ़ेंगे? सिस्टमी इंटरनेशनल डी इन्वर्टेड कॉमा यूनिट्स। इतनी भारी वर्ड, आप इसको सिंपल रखिए भाई, सिंपल समझने के लिए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अरे भाई, जो विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अप्रूवल मिल गया हो, एक्सेप्ट कर लिया हो लोगों ने, उसी को हम कहते हैं ऐसा यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या था? अरे ये कुछ नहीं था, ये MKS सिस्टम का क्या था? मॉडिफाइड वर्जन था। क्या था? मॉडिफिकेशन था, मॉडिफाइड था। जैसे कि आप लोग iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max इस तरह आता है ना, पता नहीं क्या क्या आते रहता है, तो बस ये उसी का मॉडिफिकेशन था। ठीक है, अच्छा इसमें है, इसमें इन्होंने क्या करा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, और साथ में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया। क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। तो वो साथ क्या हैं आप अच्छे से जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो फिर भी अब एक काम करो, एक तरफ लिख लो, ऐसे नहीं, साफ साफ सुंदर सुंदर कलम चेंज। एक तरफ लिख लो क्वांटिटी, एक तरफ लिख लो यूनिट्स, एक तरफ लिख लो सिंबल्स। आपको यूनिट और सिंबल लिखने आ चुके हैं। चलिए 1 नंबर वाले की बात करते हैं। तो 1 नंबर में रखा गया लेंथ को, 2 नंबर में रखा गया मास। अरे यार ये रखा गया, उन्होंने रखा है, आप भी रख सकते हो जैसे मन करे आपका। 4 नंबर पे आया इलेक्ट्रिक करंट, 5 नंबर पर आया टेम्परेचर, 6 नंबर पर आया ल्यूमिनस। क्या होती है स्पेलिंग? सही लिख रहा हूँ? गलत लिख रहा हूँ तो तुम सही कर लेना यार, हालांकि गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, टेंशन मत लो भाई, यहाँ गलत पढ़ने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। हाँ पर इंसानी हूँ, गलती हो जाती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर किस सब्सटेंस का कितना अमाउंट है ये वाला, चलो आगे डिस्कस करेंगे। आइए यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? स्मॉल में मीटर। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, स्मॉल में। यहाँ आप सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे, मास का यूनिट किलोग्राम, इनका सेकंड यहाँ स्मॉल में। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, टेम्परेचर सब स्मॉल में, केल्विन में। किस में? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को रखा गया कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रखा गया MOL मोल। अब आइए सिंबल की बात करते हैं। तो मीटर तो ना तो किसी साइंटिस्ट के नाम पे था, ना किसी पर्सन के नाम पर था, तो ये आएगा स्मॉल के साथ। किलोग्राम के भी साथ सेम कहानी थी, स्मॉल के साथ, सेकंड के भी साथ, लेकिन एम्पियर किसी के नाम पे था इसलिए हम कैपिटल से लिखेंगे। केल्विन भी किसी के नाम पर इसलिए कैपिटल में लिखेंगे, पर कैंडेला किसी के नाम पे नहीं था इसलिए स्मॉल में ही आएंगे हिसाब। मोल, मोल को MOL लिखा गया। क्या लिखा गया? MOL। अच्छा मैंने उधर कहा था 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो 8 नंबर और 9 नंबर लगा लीजिए उनके लिए। एक का नाम था एंगल और एक का नाम था सॉलिड एंगल। क्लियर है? एंगल को मापा गया
एंगल का जो यूनिट था वो था रेडियन, और एज बाबू साहब जो सॉलिड एंगल है उनका नाम था स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन क्लियर है। ना तो एक साइंटिस्ट का नाम था इसलिए स्मॉल में रेड और स्टेडियम को स्मॉल में SR। चलो भैया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आपके साथ ही साथ कंप्लीट हो गई। अब बात कर लेते हैं कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की। किसकी? डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की। देखो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ इसके लिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, पर कुछ भी डिटेल छोड़ नहीं रहा हूँ, सब डिटेल में। डेराइव्ड क्वांटिटी आपको आती है, अभी ऊपर फोर्स समझा था, लीजिए फोर्स ले लेते हैं। फोर्स का जो यूनिट होता है उसको कहते हैं न्यूटन। न्यूटन को स्मॉल में लिखेंगे क्योंकि ये नाम नहीं है। अब यहाँ पे न्यूटन जो है वो फुल फॉर्म है, पर सिंबल हमेशा इसमें आएगा। वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, ये भी जूल कैपिटल में आएगा। फिर एक बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। नए नए टर्म्स आ रहे हैं, फिर कहूँगा हड़बड़ाना नहीं है, सब कुछ सीखना है, डिटेल में सीखना है, उत्सुकता अच्छी बात है। चलिए सॉरी, चार्ज को पढ़ते हैं। कुलम्ब, बड़ा वाला C क्योंकि नाम पे है। चलिए हो गया, रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे थोड़ा और बेसिक्स, फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद, मन लगा के पढ़िए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। दूसरा, इसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है NCERT बाबा, जिसका लिंक कहाँ है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, जय हिंद, टेक केयर और खुश रहिए सब लोग।